हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूले निकालते हैं, यानी उनके विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की केवल दो तरीके हैं हमारे पास। पहला है फ्रॉम सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यानी सरलतम सूत्र द्वारा, और दूसरा है फ्रॉम सिंपलेस्ट यूनिट, यानी सरलतम मात्रक द्वारा। तो वास्तव में ये दो मेथड्स अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही मेथड है। आप एक मेथड ये वाला सीखते हैं तो ये वाला मेथड आपको धीरे धीरे अपने आप आने लगता है। और इसके लिए कुछ स्टेप आप अगर ध्यान रखें शुरुआत में, पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद जब ये आदत में आपके आ जाएगा तो आप अपनी इच्छा से बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप ध्यान रखें। पहला स्टेप, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करते या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते समय आपको जो पहला काम करना है कि सबसे पहले राइट सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सबसे पहले आप क्या करें, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो भी आपको सबसे आसान सूत्र याद हो, जो सबसे आसान फॉर्मूला एक्सप्रेशन याद हो, उसको आप लिख दें। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, हमें पावर किसकी फाइंड करनी है, बेस क्वांटिटीज की। यानी उस फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको किस में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए, बेस क्वांटिटीज में। Convert all quantities into base quantities। अब जो बेस क्वांटिटीज पहले से है मौजूद, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उन्हें तो नहीं छेड़ना है, लेकिन इनके अलावा जो क्वांटिटीज होंगी वो भी किसी ना किसी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होंगी, तो उनको क्या करना है, बेस क्वांटिटीज के टर्म में लिख देना है। ठीक है। फिर थर्ड पार्ट क्या करना है कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हुए, और कल मैंने यानी पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था कि मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से, टेम्परेचर को कैपिटल थीटा से, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर देते हैं। पहली चीज ये ब्रैकेट लगाना है और दूसरा क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। और अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है और इसके बाद हमारी डायमेंशनल फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे। तो चलते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं हम लोग। पहली क्वांटिटी हम लेते हैं एरिया, यानी क्षेत्रफल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो एरिया का आप जो सबसे आसान फॉर्मूला जानते हो वो क्या है, लंबाई बड़ी चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए इसको मैं किसमें लिख दे रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में। और अब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो लिखना है। ये क्या है, लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। बी क्या है, ब्रेथ, यानी चौड़ाई। ये भी क्या है, एक तरह की लंबाई ही तो है, बस क्या हो सकता है कि इसकी वैल्यू इस एल से या तो बराबर होगी, अगर स्क्वायर होगा तो बराबर होगी, रेक्टेंगल होगा तो बराबर नहीं होगी, छोटी या बड़ी होगी। तो कुल मिला के क्वांटिटी ये भी क्या है, लेंथ ही है। अब ये जो दोनों लेंथ क्वांटिटीज हैं इनको किससे रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल एल से। तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, और यहां क्या लिखा जाएगा, एल स्क्वायर, यानी सॉरी एल स्क्वायर यहां लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ना क्या है, L2। ठीक है, इस पावर का नंबर पढ़ना है, कभी भी पावर का नाम नहीं पढ़ना है कि एल स्क्वायर है, एल क्यूब है, क्या पढ़ना है, L2। अब जब हमें इसे कहीं यूज करना होगा तो इसमें m की क्या कोई पावर मौजूद है, नहीं, t की कोई पावर मौजूद है, नहीं। तो अगर कहीं हमें इसको कंपैरिजन करना होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m की कोई पावर नहीं तो m0 L2 T0, इस तरीके से लिख सकते हैं। कहीं सपोज कीजिए इस फॉर्मूले के बराबर में m की पावर कंपेयर करनी है या t की पावर, तो वहां पर वो पावर से हो जाएंगी 0। इससे इस फॉर्मूले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो कुल मिला के एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L2, यानी लेंथ के डायमेंशन इसमें 2 बार आ रहे हैं। और इसीलिए देखिए एरिया का जो आपका यूनिट होती है वो लेंथ की यूनिट की स्क्वायर होती है हमेशा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर फीट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं, इसमें एक और चीज बढ़ा लेते हैं, ये है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए इसको लिख लें L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए ये भी लेंथ है, ये भी क्या है, लंबाई है, ये ऊंचाई, ये भी एक लंबाई है, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लंबाई की, यानी ये तीन की तीनों क्या है, लंबाइयां हैं। तो तीन लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, L की पावर 3, और जब हम लोग इसको डायमेंशनल फार्मूले में लिखेंगे तो लेंथ को कैपिटल L से लिखेंगे और ये फार्मूला क्या हो जाएगा, L3। तो एक बार अब इस एक्सरसाइज में आप एक बार जिन फार्मूला को निकाल लें उन्हें क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कहीं यूज करेंगे आगे। तीसरा देखिए, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी यानी चाल या वेग, स्केलर में ये है और वेक्टर में वेलोसिटी। तो u बराबर क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी दूरी या विस्थापन बटे समय। तो डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ है, और टाइम क्या है, टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपॉन टी, और अब हम लोग लेंथ को कैपिटल L से और नीचे t को कैपिटल T से, इस t को ऊपर ले जाएंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, LT माइनस 1, यानी वेलोसिटी हो, यहां पर लिख दे रहा हूं, चाहे वेलोसिटी हो या स्पीड हो, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT माइनस 1। और कोई भी बेस क्वांटिटी अपना डायमेंशनल फॉर्मूला खुद होती है, जैसे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m, लेंथ का L, टाइम का T, करंट का A, ये अपना डायमेंशनल फॉर्मूला खुद होते हैं। तो चौथी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो हमारे पास सबसे आसान फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए अभी आपने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, तो डायरेक्ट हम यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T। वेलोसिटी का क्या आता है, LT माइनस 1 अपॉन T। अब देखिए ये T ऊपर जाएगा तो एक माइनस 1 पावर और बढ़ेगी, यानी क्या हो जाएगा, LT माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया, LT माइनस 2। नेक्स्ट क्वांटिटी, फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। तो देखिए मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बेस क्वांटिटी है खुद, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आप अभी निकाल चुके हैं, कितना, LT माइनस 2, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, MLT माइनस 2, ठीक है। इसके बाद है वर्क। देखिए इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि ये कनेक्टेड है क्वांटिटीज। अब देखिए वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, MLT माइनस 2, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ खुद है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, M, अब एक L ये और एक L ये, तो हो जाएगा L2 T माइनस 2। तो ये किसका हो गया, वर्क का फॉर्मूला। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है,
से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलवाता हूं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े हुए हैं, m इंटू जी, यानी कोई m मास की बॉडी है तो वो किसी दूसरी बॉडी पर कितना फोर्स लगाती है? अपने वजन के बराबर, यानी अपने वेट के बराबर, और वो होता कितना है? m इंटू जी। तो यहां से g की वैल्यू क्या आ जाएगी? g इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा F अपॉन m, यानी फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? mL-T-2 अपॉन मास का फॉर्मूला m, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, और g का फॉर्मूला कितना बचेगा? L-T-2। देखिए नाम से ही पता था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये लगता कब है? जब कोई बॉडी पृथ्वी से वर्टिकली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना? यानी लीनियर मोशन कैसी होनी चाहिए? अर्थ के सरफेस से या तो ऊपर या तो अर्थ के सरफेस की तरफ। तो जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। ये ठीक वैसे ही जैसे ये वाला एक्सेलरेशन। तो दोनों क्वांटिटीज एक जैसी ना, इसलिए देखिए इनके डायमेंशन फॉर्मूले भी क्या आए हैं? सेम आए हैं। इसी की जगह अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो ये इसलिए बताया कि इसकी जरूरत यहां पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो हम लोगों ने सबसे आसान फॉर्मूला पढ़ा है, U इज इक्वल टू mgh पढ़ा हुआ है। इसको देखिए, इसकी डायमेंशन निकालते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? m की डायमेंशन क्या है? खुद मास। g की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L-T-2, और h क्या है? हाइट। तो हाइट भी क्या है? लेंथ है, लंबाई है। ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? L से L मल्टीप्लाई होकर के L2 बन जाएगा, और क्या आएगा? mL2T-2। ठीक। आठवां क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी के ई, ये कितनी होती है? हाफ mv²। अब देखिए 1/2, क्या ये किसी बेस क्वांटिटी से मिलकर बना? कोई नंबर बेस क्वांटिटी से मिलकर बनता है? नहीं। इसीलिए नंबर्स की डायमेंशन हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास की डायमेंशन तो m होगी, और ये है वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? L-T-1, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां L की पावर एक्चुअली कितनी है? 1। तो 1 का स्क्वायर करने मतलब ये 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा? -2। तो जो टोटल आंसर बनेगा ये आएगा mL2T-2। अब आप जरा देखिए, वर्क की डायमेंशन mL2T-2, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन mL2T-2, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन mL2T-2। इसका मतलब वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये कैसी है? एक ही जैसी फिजिकल क्वांटिटी है, या हम लोग ये कहें कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की ये अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग फॉर्म है। यानी क्वांटिटी एक ही है, कहीं पर वो वर्क के फॉर्म में रहती है, कहीं पर वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहती है, और कहीं पर वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। यानी कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। यानी एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज की, एक जैसी भौतिक राशियों के जो विमीय सूत्र होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई। कुछ और क्वांटिटीज देखते हैं, जैसे मोमेंटम, संवेग। ठीक है, मोमेंटम P बराबर कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो जाएगा? m, और वेलोसिटी का L-T-1। तो मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का कितना आ गया? mL-T-1। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब कुछ ऐसी डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोग देखते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उनको पढ़ा नहीं है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को
कुछ तो 9th-10th में पढ़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर क्वांटिटीज को हम नहीं पढ़े हुए। तो थोड़ी सी उन क्वांटिटीज की हिस्ट्री बताते हुए मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूले निकालूंगा, जिससे वो चीजें याद रहेंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, भूलेंगे नहीं आप। तो अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, और उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, जो आपने क्लास 9th में न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला, ये जिस फॉर्मूले में आता है वो फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि अगर m1 m2 मास r दूरी पर रखें तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके बराबर होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से जरा g का फॉर्मूला बनाइए, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देखिए इधर RHS में जितने भी टर्म हैं इन सबको आप जानते हैं। फोर्स है, r क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी है, m1 ये एक मास है और m2 दोनों ये भी मास है, यानी इसका भी डायमेंशनल फार्मूला m होगा और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला m होगा। तो अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देखिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, ml t माइनस 2, और r क्या है, डिस्टेंस यानी लेंथ l, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा l2, तो मल्टीप्लाइड बाई l2 अपॉन ये m1 मास m और m2 मास ये भी m, तो एक m से एक m कैंसिल, और ये m जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m-1, l की पावर एक यहां है, दो यहां है, तो l3 t-2। ये आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये खूब पूछा जाता है यूनिट टेस्ट में। नेक्स्ट क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको प्लैंक कांस्टेंट बताऊंगा, तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगी। तो 11th है फ्रीक्वेंसी, यानी इसको बोलते हैं आवृत्ति, और इसको कई चीजों से, कभी f से डिनोट किया जाता है, कहीं पर ये न्यू से डिनोट करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स जो है हमारी क्वांटम फिजिक्स उसमें न्यू से डिनोट करते हैं, ऑसिलेशन में n से डिनोट किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट में यानी प्रत्यावर्ती धारा में इसको f से डिनोट करते हैं। तो ये अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन के साइन है, हमें क्वांटिटी से मतलब है। तो फ्रीक्वेंसी का जो बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। तो एक तो डायमेंशनलेस है, इसमें सबकी पावर 0 होगी, मतलब वैल्यू 1 हो गई। और टाइम पीरियड क्या है, ये है तो एक टाइम ही ना, टाइम पीरियड को सेकंड्स में नापते हैं, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई हमारी, टाइम, तो ये t बना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बना वो कितना बना, t-1। इसी से जोड़ते हुए आपको अगली क्वांटिटी बताता हूं, वो भी एक कांस्टेंट और खूब पूछा जाता है, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लांक का नियतांक। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ये साथ में आप लोग लगाते भी चलिए, कॉपी कलम लेकर के साथ में लगाते चलिए, इससे आपके नोट्स तो तैयार होंगे ही, और साथ ही साथ खुद से अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। तो जब मैक्स प्लैंक ने क्या किया कि क्वांटम फिजिक्स, अपनी क्वांटम थ्योरी दी, तो उन्होंने ये बताया कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली, यानी एक बार में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, बल्कि छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स में जाती है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों में होकर जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और सूर्य की किरणें यानी सोलर रेडिएशन जिनमें जाती है, जिन एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में जाती है, उन्हें हम बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, और इस फोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है E, ये फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के यानी फोटॉन की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटम फिजिक्स से, इसलिए किससे डिनोट किया गया, न्यू से। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और यहां पर ये जो स्मॉल h है ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34
जूल सेकेंड। ठीक है, यानी कि 6.6 गुणे 10 की घात लिख दे रहा हूं मैं, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहां से देखिए H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E अपॉन न्यू। तो देखिए E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कैसे भी एनर्जी है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, mL2T-2, वही जो वर्क का आया था। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग mL2T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आया, T-1। तो अगर यहां स्क्वायर होता और यहां 1 होता तो आप क्या करते, इस यहां से एक को काट देते, बचता एक। तो जब यहां माइनस है तो एक को कैंसिल कर देंगे, तो ये जो फॉर्मूला बचेगा ये कितना हो जाएगा, mL2T-1। ये आ गया किसका, प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला। ये भी खूब पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूले जिन्हें हमारे कठिन माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस से वो छूट गया है। स्पेसिफिक हीट, यानी विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या यूपी बोर्ड में की जो पुरानी किताबें थी उसमें एस से दिखा जाता था। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो हीट या किसी बॉडी को दी गई हीट का वो पार्ट जो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में, यानी उसके तापमान को बढ़ाने में यूज होता है, वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू M C डेल्टा थीटा, जहां पर M क्या है, मास, Q क्या है, दी गई ऊष्मा, ठीक है, और डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से अगर आप देखें C का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन M इंटू डेल्टा थीटा। अब देखिए इनके डायमेंशनल फॉर्मूले रखिए। Q क्या है, हीट या ऊष्मा, और ऊष्मा है क्या, ऊर्जा। हीट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट इज एनर्जी, यानी एनर्जी का फॉर्मूला mL2T-2 अपॉन M क्या है, मास, और ये क्या है, थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं, यानी एक टेम्परेचर में से दूसरे टेम्परेचर को घटाते हैं, तो आंसर फिर से कोई ना कोई टेम्परेचर ही आएगा, कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं आएगी। यानी जो डेल्टा थीटा है ये खुद ब खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टेम्परेचर को, और टेम्परेचर को हम किससे लिखते हैं, थीटा से। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, मास तो कैंसिल हो गया, कितना बचा इसका, L2T-2 θ-1। क्लियर है। अब एक ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जिसमें आपकी 3 या 4 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज आएंगी, और वो है गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट। आइए देखते हैं कि गैस कांस्टेंट क्या होता है। तो इसी क्लास में आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, रियल, सबसे पहले आइडियल गैस पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं कि आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, आदर्श गैस, यानी जो हमेशा क्या हो, गैसेस स्टेट में ही हो, वो किसी दूसरी और स्टेट में ना जा पाए। यानी ऐसी गैस जिसे हम किसी भी तरह से लिक्विफाई यानी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएंगी, आइडियल गैस, की ये हमेशा गैसियस फॉर्म में ही रहती हैं। ठीक है। तो एक आइडियल गैस जिन लॉज को फॉलो करती है, उन लॉज से, यानी चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये पहले क्लास 9th और 10th में पढ़ाया जाता था, फिर बाद में कोर्स से हटा दिया गया। यानी हम लोगों के टाइम पर तो ये गैस लॉ हम लोगों को 9th और 10th में ही पढ़ाया गया था। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू
NRT। आप लोग केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे कि अगर किसी कंटेनर में हमने किसी गैस के n मोल भरे हों और इसका वॉल्यूम आयतन कितना हो V, प्रेशर कितना हो P और इस गैस का टेम्परेचर कितना हो T केल्विन, ठीक है, तो इस गैस की स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू NRT। अब यहां से आप देखें R का फॉर्मूला क्या बनेगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका PV अपॉन NT। और प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा FV अपॉन NT इंटू एरिया। वैसे आप प्रेशर का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट मैं आप डायमेंशनल फॉर्मूले रख रहा हूं, तो देखिए F का कितना हो जाएगा, MLT माइनस 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना है L3 या L3 सॉरी, N क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स, अगेन बेस क्वांटिटी, तो इसको किसमें लिखेंगे MOL मोल, मल्टीप्लाइड बाय ये T क्या है, टेम्परेचर, फिर से बेस क्वांटिटी कैपिटल थीटा, और एरिया ये क्या हो जाएगा L2। अब यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा, ठीक है। तो देखो R बचा क्या, R के फॉर्मूले में बचा क्या, M, ठीक है, एक L यहां और एक L यहां, यानी L2 T माइनस 2, इस थीटा को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, थीटा की पावर -1, और मोल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल -1। तो यहां पर आपने देखा कि ये गैस कांस्टेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है या एक ऐसा यूनिट वाला कांस्टेंट है जो 5 बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कुछ मैंने फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी बताई जो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है। तो अब मैं आपसे ये आग्रह करता हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बुक्स उठाइए या नेट से देखिए और बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिल रही हैं उनकी आप डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने की कोशिश कीजिए। और जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने में कोई कंफ्यूजन होती है या फॉर्मूला नहीं समझ में आता या लगता है कि क्वांटिटी हम नहीं जानते, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं एक अलग से लेक्चर करूंगा जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, चलते हैं, धन्यवाद।